गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नीरज जैन केमिस्ट्री लेक्चर आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर तक हम पढ़ चुके थे और उम्मीद है कि आप सब लोगों ने उसके नोट्स भी तैयार किए होंगे, उसको पढ़ा होगा, समझा होगा। और मैं समझता हूं कि बोर्ड के स्टूडेंट्स थोड़े केयरफुली इस चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं और जानकारी रखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक तक हम पढ़ चुके थे। देखिए हमारा टॉपिक वही सॉल्यूशन चल रहा है अभी भी, और सॉल्यूशन के लास्ट में हमने पढ़ा था हेनरी का नियम। अगर स्टूडेंट्स को याद है तो मैंने बताया था हेनरी के नियम के लिए कि किसी भी द्रव की सतह पर लगाया गया दाब जो होता है वो उसमें घुली हुई गैस की मात्रा के समानुपाती होता है, यानी m समानुपाती p होता है। इसे हेनरी का नियम हम लोग कह रहे थे। तो उसी नियम से संबंधित मैं आगे बढ़ाता हूं इस टॉपिक को। देखिए हेनरी के नियम के अनुप्रयोगों की हम आज बात करेंगे कि हेनरी का जो नियम है उसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं, वो किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी होता है। तो देखिए नंबर 1, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, पॉइंट्स के माध्यम से आपको मैं समझा रहा हूं। नंबर 1, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में CO2। देखिए कोल्ड ड्रिंक की बोतल में CO2 किस प्रकार से भरी जाती है, क्यों भरी जाती है। अब आपने देखिए, अब मैंने बताया था कि कोई भी गैस है वो आसानी से द्रव में नहीं घुलती है, लेकिन हेनरी के नियम के अनुसार हमने कहा कि जितना अधिक दाब लगाया जाएगा गैस उतनी ही अधिक विलय हो जाएगी। तो इसके आधार पर कोल्ड ड्रिंक की बोतलों को बंद करते समय उच्च दाब पर CO2 गैस को वहां पर भरा जाता है, जिससे कि वो उसमें विलय हो जाती है। ये CO2 गैस के लिए, और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उच्च दाब पर सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलों में CO2 को भरा जाता है, क्यों? तो उसकी विलयता को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। अगला इसमें लिखा हुआ है एनॉक्सिया। एनॉक्सिया शब्द, एनॉक्सिया देखिए वैसे कई स्कूल के टीचर्स हैं वो एनॉक्सिया को नहीं लिखा पाते हैं या नहीं लिखाते हैं, क्योंकि वर्तमान हमारी जो बोर्ड की किताब है उसमें एनॉक्सिया नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि एनॉक्सिया जो है वो हमारी पहले की जो किताब थी, जो हमारी NCERT चला करती थी, उसमें था, और बोर्ड एग्जाम में कई बार टॉपिक्स रिपीट हो जाते हैं तो वहाँ ये चीज़ें आ जाती हैं, इसलिए मैं एनॉक्सिया को थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखिए पहाड़ी क्षेत्रों की मुख्य रूप से बात होती है एनॉक्सिया के लिए। एक बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था, एनॉक्सिया क्या है समझाइए। देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्य रूप से ऑक्सीजन का जो दाब होता है वो थोड़ा कम होता है, और ऐसी अवस्था में वहाँ रहने वाले लोगों के रुधिर में ऑक्सीजन की कम मात्रा घुली हुई पाई जाती है, इसलिए उनका जो दिमाग है वो थोड़ा धीमा कार्य करता है या कम मात्रा में कार्य करता है, और ऐसी अवस्था में उनके सोचने की जो शक्ति है वो थोड़ी सी कम होती है। और ऐसी अवस्था में जब उच्च ऊंचाई पर जाते हैं, कोई सामान्य व्यक्ति अगर उस ऊंचाई पर जाता है तो वहां पर उसके शरीर में जो रुधिर के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा है वो बाहर निकलने लगती है, और इस अवस्था का नाम होता है एनॉक्सिया। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? एनॉक्सिया कहते हैं। अगली बात है समुद्री गोताखोरों के लिए। समुद्री गोताखोर, देखिए गोताखोर आप जानते हैं जो समुद्र में गहराई में जाकर चीज़ों को ढूंढते हैं, परीक्षण करते हैं, उन्हें समुद्री गोताखोर हम कहते हैं। समुद्री गोताखोरों की बात की जाए तो देखिए किस प्रकार से उपयोगी है हेनरी का नियम उनके लिए। तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे गहराई की ओर आप बढ़ते हैं तो दाब तेजी से बढ़ रहा होता है। तो हम कह रहे हैं कि जब गोताखोर गहराई में जा रहा होता है तो उसको शरीर में दाब में बढ़ता जाता है, दाब बढ़ता जाता है। जैसे जैसे दाब बढ़ता जाएगा तो उसके शरीर में उपस्थित जो गैसें हैं वो उसके रुधिर में घुल जाएंगी, रुधिर में उनकी विलयता बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे ही जैसे गोताखोर धीरे धीरे ऊपर की ओर आने शुरू करता है तो अचानक दाब में कमी होना शुरू हो जाती है। जब दाब में कमी होती है तो दाब में कमी होने के कारण रुधिर में घुली हुई जो अतिरिक्त गैस की मात्रा है वो बुलबुलों के रूप में बाहर निकलना शुरू हो जाती है, और ऐसी अवस्था में रुधिर में उपस्थित जो नाइट्रोजन गैस है उसके बुलबुले रुधिर नलिकाओं में बन जाते हैं, रुधिर वाहिनियों में बन जाते हैं, जिसके कारण वो ब्लॉक हो जाती है, रुक जाती हैं, बंद हो जाती हैं, जिस अवस्था का नाम होता है बैंड। जिस अवस्था को हम कहते हैं क्या? बैंड। इसे हम बैंड के नाम से जानते हैं, और यह गोताखोरों के लिए एक दर्दनाक स्थिति होती है, और ऐसी अवस्था में अगर ज़्यादा मात्रा में वो दर्द हो जाए तो गोताखोर की मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए ही आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी जितने भी समुद्री गोताखोर होते हैं अपने साथ एक गैस सिलेंडर और मास्क लेकर जाते हैं। गैस सिलेंडर और मास्क जरूर अपने साथ वो लेकर जाते हैं ऐसी ही स्थिति से बचने के लिए।
क्यों? क्योंकि उस गैस सिलेंडर का जो संगठन है जिसमें मात्रा भरी जाती है 11.7% उसमें हीलियम होता है, 56.2% नाइट्रोजन होता है और 32% उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है, जो उस दाब के कारण हमारे रुधिर से निकली हुई गैस की मात्रा को संतुलित कर देती है, जिससे उन्हें उस दर्दनाक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछा हुआ है कि समुद्री गोताखोर अपने साथ एक टैंक ले जाते हैं, उसका संगठन क्या है या बैंड क्या है, उस संबंधित क्वेश्चंस को हमसे पूछा जा सकता है, वो हेनरी के नियम से जुड़े हुए हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि हेनरी का जो नियम है वो अपने आप में बहुत उपयोगी नियम है, नियम भी बड़ा उपयोगी है, साथ में उसका अनुप्रयोग भी बड़े हमारे काम के हैं। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक था हमारा हेनरी का नियम से जुड़ा हुआ। अब आगे बात करते हैं हम द्रव विलयन का बाष्प दाब। द्रव विलयन का बाष्प दाब क्या होता है? तो देखिए बाष्प दाब, वेपर प्रेशर, कुछ सुना हुआ शब्द हो सकता है स्टूडेंट्स को लग रहा हो, क्योंकि 11th क्लास के चैप्टर नंबर 5 जब हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था, पदार्थों की अवस्थाएं पढ़ी थी, तो लास्ट में एक टॉपिक आया था द्रव विलयन से संबंधित। वहां मैंने बाष्प दाब की एक परिभाषा आपको बताई थी। कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है शायद इसके बारे में याद हो, कुछ स्टूडेंट्स को याद ना हो, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, वापस समझें उसको। देखिए साम्यावस्था पर किसी द्रव की सतह पर बाष्प के द्वारा लगाया गया दाब बाष्प दाब कहलाता है। देखिए इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो पात्र है वो बंद होना चाहिए, तभी जाके बाष्प सतह पर दाब लगा पाएगी। तो हम कह रहे हैं उसको वापस रिपीट कर रहा हूं, साम्यावस्था पर किसी द्रव की सतह पर बाष्प के द्वारा लगाया गया दाब बाष्प दाब कहलाता है। मैं इसकी परिभाषा को एक बार यहां थोड़ा सा लिख देता हूं। साम्यावस्था पर द्रव की सतह पर बाष्प द्वारा लगाया गया दाब, साम्यावस्था पर द्रव की सतह पर बाष्प द्वारा लगाया गया दाब बाष्प दाब कहलाता है। बाष्प दाब की बात तो हमने की, लेकिन क्या बाष्प दाब से संबंधित हमारा कुछ है? नहीं, थोड़ा उसमें और अंतर है। देखिए एक टॉपिक और मैंने सामने यहाँ लिखा हुआ है आपके, बाष्प दाब में अवनमन, अवनमन यानी कि कमी। देखिए बाष्प दाब में कमी कब संभव है? देखिए बाष्प दाब में कमी सीधा सा मतलब है मेरा कि जब किसी द्रव में अबाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाए, अर्थात एक ऐसा पदार्थ मिला दिया जाए जिसकी बाष्प नहीं बनती है, अबाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है, तो उस अवस्था में विलयन में यानी द्रव के बाष्प दाब में कमी आती है, और उस कमी को ही हम कहते हैं बाष्प दाब में अम्लमन। यानी कि अगर कहा जाए किसी द्रव में अबाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देने पर बाष्प दाब में कमी आती है, जिसे बाष्प दाब में अवनमन कहा जाता है। तो बाष्प दाब में अवनमन का मैं सामान्य अर्थ यहां लिखूं तो मैं लिख सकता हूं उसे बाष्प दाब में कमी। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, बाष्प दाब में अवनमन किसे कहते हैं? तो आपके लिए सीधी सी परिभाषा होगी, किसी द्रव में अबाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर बाष्प दाब में होने वाली कमी को बाष्प दाब में अवनमन कहा जाता है। देखिए इसके आगे बात करें तो इसके कारण क्या होता है, क्यों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बाष्प दाब में कमी क्यों होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बाष्प दाब में कमी होने का कारण क्या है, मैं सामान्य से आपको एक डायग्राम बनाकर समझाता हूं। इस देखिए कोई पात्र है और किसी पात्र में हमने ये द्रव भरा हुआ है। अब इस द्रव में आपने कोई अबाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया, तो अबाष्पशील विलेय पदार्थ इसकी सतह के कुछ हिस्से को घेर लेगा। जैसे आपने एक कटोरी में पानी लिया हुआ है और उसमें आपने गर्म कर दिया उस पानी को, और उस गर्म पानी में थोड़ा सा तेल आप मिला दें। अब तेल उसकी सतह पर ऊपर से जम जाता है, और जहां जहां पर वो तेल जमेगा वहां से बाष्प निकलना कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि बाष्प की मात्रा में क्या हो रही है, कमी हो रही है, उसे ही कहा जाता है बाष्प दाब में अवनमन। अगर देखिए इसे मैं थोड़ा समझाना चाहूं तो देखिए मैं इसे लिख रहा हूं इस तरह से। एक मिनट, मैं यहां से लिख देता हूं एक बार।
यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो P नॉट, इसे हम शुद्ध विलायक का वाष्प दाब मानते हैं P नॉट, और यदि विलेयुक्त विलयन का वाष्प दाब जिसे माना जाए PS, S मत सॉल्यूशन यानी कि विलयन का वाष्प दाब, तो विलयुक्त विलयन का वाष्प दाब है PS, और विलेय भी कौन सा है, अवाष्पशील। अवाष्पशील विलयुक्त विलयन का वाष्प दाब अगर PS मान लिया जाए और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P नॉट हो, तो हमने कहा वाष्प दाब में अवनमन यानी कि वाष्प दाब में कमी, तो मैं लिखूंगा वाष्प दाब में अवनमन बराबर का हो जाए डेल्टा P, तो क्या डेल्टा P बराबर क्या होगा, P नॉट माइनस PS। तो यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होगा, विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा, तो डेल्टा P क्या होगा, P नॉट माइनस PS। P नॉट माइनस PS यानी कि वाष्प दाब में कमी या वाष्प दाब में अवनमन डेल्टा P कहलाता है। इसी से जो एक छोटा सा टॉपिक और है जिसे हम कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में RLVP के नाम से भी जानते हैं, RLVP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन है वो किस प्रकार से हम बता सकते हैं उसे। हमने कहा वाष्प दाब में आपेक्षिक जो अवनमन है उसे हम बोल सकते हैं कि वाष्प दाब के अवनमन यानी वाष्प दाब का अवनमन यानी कि डेल्टा P तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब P नॉट का जो अनुपात है उसे आप कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। यानी कि यहां लिखा जाए कि आपेक्षिक अवनमन यानी कि RLVP बराबर है डेल्टा P बटे में P नॉट, डेल्टा P बटे में P नॉट। क्या है इसका मतलब, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का अर्थ हो गया वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। तो ये भी इसकी एक सामान्य सी परिभाषा हो गई, और हो सकता है एक नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछ लिया जाए कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है समझाइए। तो हम इसकी परिभाषा बोलेंगे, वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। RLVP बराबर डेल्टा P बटे में P नॉट, या मैं इसे थोड़ा सा और लिखूं आगे तो डेल्टा P की जगह इसका मान लिख दें P नॉट माइनस PS बटे में P नॉट। इस प्रकार से इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसे हम कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो स्टूडेंट देखिए हमें यहाँ दो चीजें मुख्य रूप से पढ़ी, हेनरी के नियम के अनुरूप पढ़े हैं, सब में द्रव्यमान का वाष्प दाब पढ़ा है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की बात हमने यहाँ पर आपके लिए की है। अब देखिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं यहाँ पर आपके लिए सामने लिख रहा हूँ, तो बहुत उपयोगी है, बहुत काम का है हमारे लिए, और वो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं राउल्ट का नियम, या कहीं कहीं इसे राउले के नियम के नाम से भी लिखा जाता है। इसे राउले का नियम या राउल्ट के नियम के नाम से भी पहचाना जा सकता है। देखिए ये नियम मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं, राउल्ट के नियम दो हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम और द्वितीय का अर्थ क्या है, प्रथम कौन सा नियम होगा, द्वितीय कौन सा नियम होगा, इसकी मैं बात करूं। देखिए प्रथम नियम जो हम कहते हैं वो है हमारा
अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए अवाष्पशील युक्त विलयन के लिए अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का प्रथम नियम काम आता है। अवाष्पशील विलय युक्त विलयन यानी कि एक ऐसा विलयन जिसमें अवाष्पशील विलय उपस्थित है। अवाष्पशील विलय यानी कि इसका बाष्पन धीमी गति से होगा, कम होगा, जिसका बाष्प दाब कम होगा, वो यहाँ उपस्थित है, उसे हम शामिल करते हैं राउल्ट के प्रथम नियम के अंदर। तो देखिए इसकी क्वेश्चन पूछा जाता है राउल्ट के प्रथम नियम को समझाइए, राउल्ट का प्रथम नियम क्या है लिखिए। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप क्या देंगे? देखिए मैं लिख रहा हूं इसमें बोर्ड पर इस समय निश्चित ताप पर, निश्चित ताप, देखिए इंपॉर्टेंट शब्द है ये निश्चित ताप अगर आप बदल देंगे तो बाष्पन की क्रिया भी बदल जाएगी। देखिए निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का बाष्प दाब अवाष्पशील युक्त विलेय युक्त विलयन का बाष्प दाब विलायक की मोल भिन्न, किसकी? विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। जिसे हम राउल्ट का प्रथम नियम भी कहते हैं। देखिए निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का बाष्प दाब विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, विलायक की मोल भिन्न के। तो देखिए मैं इसको लिखता चलता हूं साथ में, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का बाष्प दाब यानी कि PS समानुपाती होगा किसके? मोल भिन्न का सूत्र मैंने चिन्ह आपको बताया, इसे हम ची के नाम से जानते हैं या चाय बोलते हैं इसे हम। तो मोल भिन्न किसकी? विलायक की, विलायक की मोल भिन्न के क्या होता है? समानुपाती होता है। जिसे हम बदलकर लिखना चाहें तो हम लिखेंगे PS बराबर P0 डॉट काय विलायक, इसे इस रूप में हम लिख सकते हैं। या मैं इसे लिखना चाहूं तो यहां पर विलायक बराबर क्या हो जाएगा? चाहे विलायक बराबर हो जाएगा PS बटे में P0, यही होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको याद है तो मैंने मोल भिन्न में लिखते समय बताया था, एक टर्म मैंने आपको वहां पर बताई थी, विलेय यानी कि विलेय की मोल भिन्न प्लस विलायक की मोल भिन्न, दोनों को जोड़ने पर योग आता है 1, यानी दोनों की मोल भिन्नों का योग कितना होता है? 1। यदि मैं यहां पर x विलायक की जगह पर लिखना चाहूं, यहां पर विलायक की मूल भिन्न बराबर 1 माइनस विलेय की मूल भिन्न हो सकती है क्या? बिल्कुल यहां पर ये हो सकता है। समान रूप में अगर विलेय को लिखना चाहूं तो इसे मैं ट्रांसफर कर दूंगा तो 1 माइनस विलायक की मूल भिन्न यहां पर आपके लिए हो जाती है। तो इसके आधार पर मैं इसे लिखूं तो यहां लिखा जाएगा 1 माइनस विलेय की मूल भिन्न, 1 माइनस विलेय की मूल भिन्न, और यहां लिख सकते हैं आप 1 माइनस PS बटे में P0, इसे लिखा जाए। देखिए यहां आप इसे और क्या लिख सकते हैं, मैं यहां पर इसे लिख रहा हूं फिलहाल, अभी इसे हल करें इसके अंदर, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं?
सॉरी सर, एक मिनट, यहां मैं ऐसे लिखूंगा 1 माइनस विलायक, अर्थात ये किसकी बात हो रही है हमारे लिए, विलेय के लिए। तो यहां हो जाएगी विलेय की मूल भिन्न, विलेय की मूल भिन्न किसका हो जाएगी, ऐसे अगर हल करेंगे तो आप आएगा पी नॉट माइनस पी एस बटे में पी नॉट। अभी हमने लिखा था, आपको अगर थोड़ा सा याद आ रहा हो तो जस्ट अभी कुछ देर पहले हमने ये टॉपिक लिखा था जब हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन यानी वाष्प दाब में अवनमन की बात कर रहे थे। तो वहां मैंने इसे लिखा था डेल्टा पी बटे में पी नॉट, यानी कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की बात यहां पर हम कर रहे थे, जहां पर इसको हम लिख चुके थे। तो यहां आप लिख सकते हैं इसे डेल्टा पी बटे में पी नॉट। इसे हम राउल्ट का प्रथम नियम कहते हैं। राउल्ट का प्रथम नियम अगर आपको लिखना हो, बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप यहां से शुरू करेंगे और यहां तक उसे लिखेंगे। साथ में आपको एक लाइन यहां पर और लिखनी होती है, उस लाइन को मैं आपके लिए लिख रहा हूं यहां पर। देखिए हमने एक संबंध पढ़ा है शुरुआत में यहां पर कि विलायक की जो मूल भिन्न है वो पी एस बटे पी नॉट, यानी कि विलयन का वाष्प दाब बटे जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है उसके बराबर होती है। या कहा जाए तो हम इस लाइन के आधार पर बोलें तो निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक की मूल भिन्न के होता है समानुपाती। लेकिन यहां से कहा जाए, यहां से आप क्या कह सकते हैं, शुद्ध विलायक में जो अवाष्पशील विलेय युक्त पदार्थ मिला दिया जाता है तो वाष्प दाब में होने वाला आपेक्षिक अवनमन विलेय की मूल भिन्न के क्या होता है, बराबर होता है। मैं इस लाइन को यहां लिख देता हूं एक बार, यहां साइड में लिख देता हूं इस लाइन को, अवाष्पशील अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन के वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन विलेय की मूल भिन्न के बराबर होता है। विलेय की मूल भिन्न के बराबर होता है। इसे हम कहते हैं पूरा राउल्ट का प्रथम नियम, इसे ही कहा जाता है राउल्ट का प्रथम नियम। तो देखिए इससे एक छोटा सा जुड़ा हुआ ग्राफ और है, उस ग्राफ को मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि उस ग्राफ के बारे में बात की जाए तो ग्राफ क्या है हमारा, एक ग्राफ है, उस ग्राफ में आप बात करते हैं यहां पर वेपर प्रेशर और साथ में बात करते हैं आप टेम्परेचर। तो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर को लेकर बात कर रहे होते हैं, तो उस अवस्था में यहाँ पे ग्राफ प्लॉट होता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो वाष्प दाब में उसमें वृद्धि होती है। साथ में ग्राफ और बनाते हैं आप, उस ग्राफ की बात करें देखिए वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब और साथ में बात कर रहे होते हैं यहाँ पर मोल भिन्न की। तो देखिए यहाँ पर जो मोल भिन्न है वो 0 और यहाँ पर मोल भिन्न हो गई 1, यानी कि धीरे धीरे मोल भिन्न में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो उस अवस्था में इस ग्राफ को आप इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं, इस तरह से आप उस ग्राफ को लिखेंगे, यानी कि प्रारंभिक अवस्था में मोल भिन्न कितनी है, 0 है, धीरे धीरे वो 1 की ओर बढ़ रही है, तो वाष्प दाब में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और उस अवस्था में इस वाष्प दाब को आप ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि जो आपने पदार्थ लिया था उसका वाष्प दाब यानी कि मोल भिन्न 0 थी, धीरे धीरे मोल भिन्न में वृद्धि हो रही है, मोल भिन्न 1 हो रही है, तो वाष्प दाब में भी क्या हो रही है, वृद्धि। तो ये पूरा हमारा राउल्ट का कौन सा नियम है, प्रथम नियम है। इसे हम राउल्ट के प्रथम नियम के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। ये हमारा राउल्ट का प्रथम नियम है।
अब हम बढ़ते हैं अगले नियम की और इसका जिसे कहते हैं राउल्ट का द्वितीय नियम। इसको एक बार मैं वापस एक्सप्लेन आपके लिए कर देता हूं, स्टूडेंट्स वापस समझ लें इसको। देखिए, ए बाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए लिखा जाता है राउल्ट का प्रथम नियम। ये आप अच्छे से याद रखें, इसको समझ के याद रखें कि निश्चित ताप पर अबाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। विलायक की मोल भिन्न के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो पीएस समानुपाती विलायक की मोल भिन्न, तो पीएस बराबर पी नॉट डॉट एक्स विलायक यानी कि विलायक की मोल भिन्न के। यहां से ट्रांसफर कर लिखेंगे तो पीएस बटे में पी नॉट, पीएस जो यहाँ पर है वो विलयन की वाष्प दाब है और पी नॉट जो है हमारा विलायक का वाष्प दाब है। जैसे मैंने आपको यहां बताया कि x विलायक के लिए 1 माइनस विलेय लिख सकते हैं, ऐसे आप विलेय के लिए भी क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस विलायक लिख सकते हैं। तो 1 माइनस विलायक बराबर 1 माइनस पीएस बटे में पी नॉट। जिसे हल करने पर आता है हमारे पास विलेय की मूल भिन्न बराबर डेल्टा पी बटे में पी नॉट, यानी कि इसे लिखा जाए, समझा जाए, मैंने आपको लिखा था सामने, देखिए अबाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन के वाष्प दाब में अवनमन यानी डेल्टा पी बटे में पी नॉट विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। विलेय के विलयन के आपेक्षिक वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय की मूल भिन्न के बराबर होता है। इसे कहते हैं राउल्ट का प्रथम नियम। अब बात करते हैं राउल्ट के द्वितीय नियम के बारे में। राउल्ट का द्वितीय नियम क्या है उसे भी हम थोड़ा समझ लेते हैं, और उसमें छोटा सा एक अंतर है, ज्यादा कोई अंतर है नहीं। पहले आप जो मिला रहे थे वो था अबाष्पशील विलेय युक्त विलयन, और हम मिला रहे हैं बाष्पशील विलेय युक्त विलयन की बात। बाष्पशील विलेय यानी कि जिसका बाष्पन हो जाता है, ऐसा विलयन जिसे इसका वाष्पन हो जाए उसे हम कहते हैं बाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा इसे आप और से समझा देता हूं। इसमें अगर बात की जाए तो हम कह रहे हैं कि एक ऐसा विलयन जिसके अंदर आप बाष्पशील पदार्थ मिला देते हो, उस अवस्था में जो विलयन बनता है उसमें वाष्प जब निकलेगी तो उस विलेय पदार्थ की भी वाष्प बाहर आएगी। यानी आप कह सकते हैं कि इस नियम के अनुसार वाष्पशील द्रव में प्रत्येक वाष्पशील घटक का जो वाष्प दाब होता है वो उस विलयन में उपस्थित उसकी मोल भिन्न के क्या होता है? समानुपाती होता है। लगभग समान सी बातें हैं, वहां भी मोल भिन्न के समानुपाती था, यहां भी मोल भिन्न के समानुपाती है, लेकिन थोड़ा सा एक फर्क है। वहां जब प्रथम नियम की हम बात कर रहे होते हैं तो प्रथम नियम में हम कहते हैं कि विलयन का वाष्प दाब जो है वो विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती है। यहां लेकिन इसकी बात फर्क है। फर्क क्या आता है इस टॉपिक के अंदर कि प्रत्येक घटक का जो वाष्प दाब होगा वो उस घटक की मोल भिन्न के क्या होगा? समानुपाती होगा। जैसे एक छोटी सी बात की जाए आपके लिए, मैंने कहा अगर मान लीजिए एक घटक उपस्थित है तो पी ए एक घटक का वाष्प दाब समानुपाती होगा ए की मोल भिन्न के ही। इसी प्रकार अगर बी घटक भी उपस्थित है तो बी का वाष्प दाब समानुपाती होगा बी की मोल भिन्न के ही। ये हमारा कहलाता है राउल्ट का द्वितीय नियम। इसे हम राउल्ट के द्वितीय नियम के नाम से पहचानते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, इसे डिटेल में तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझेंगे कि राउल्ट का द्वितीय नियम क्या है, द्वितीय नियम से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो हमने टॉपिक पढ़ा, मैं उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस की जानकारी आपको दे देता हूं जिनकी बात मैं आपसे कर रहा था। मैं कुछ क्वेश्चंस यहां लिख रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट्स उन्हें अपने पास नोट करेंगे और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। इसे पहला मैं लिख देता हूं क्वेश्चन यहां पर, हेनरी के नियम को लिखिए। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए यहां लिख रहा हूं जो बोर्ड के एग्जाम के सबसे बड़े उपयोगी हैं। वाष्प दाब में अवनमन को परिभाषित कीजिए। नंबर तीसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए यहां लिख देता हूं, राउल्ट के प्रथम नियम
को समझाइए। नंबर चौथा क्वेश्चन, मोल भिन्न के सूत्र को लिखिए। ये आपका बोर्ड एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है। और पांचवा क्वेश्चन जो आपके लिए मैं लिख देता हूं यहां पर, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग लिखिए। तो स्टूडेंट्स, ये 5 क्वेश्चंस आपको मैंने दिए हैं और इन 5 क्वेश्चनों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को रख पाएंगे और इन्हें नोट करेंगे नोटबुक के अंदर और इन्हें लिखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आज के वीडियो के लिए ही इतना ही। थैंक यू।